हेलो बच्चों, मैं अभिषेक सर फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं आपका। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर 2 है जिसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। तो चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लेंथ ऑफ द टैंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारा का सारा फॉर्मूला आपके बुक के स्टार्टिंग में भी दिया हुआ रहता है। और अगर आपने सॉर्ट आउट किया है क्वेश्चंस को तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जब इसको पढ़ा था। तो मैं लिखवाता हूँ वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग वाई वन कहते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वाई वन रख दीजिए। अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनके नोट्स में ये लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वाई वन रख दीजिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म आपका होता था सॉरी y इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स लिखवाया मैंने, तो बस उसके जगह पे आपको क्या करना है? वाई वन कर देना है। ठीक उसी तरह से सब टेंजेंट है, तो सब टेंजेंट के लिए हमने क्या लिखवाया था? 34 में y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स सब टेंजेंट का है। तो y बाई वाई वन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वाई वन पुट कर देंगे। ठीक उसी तरह से लेंथ है सब नॉर्मल, और ये सब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ते हैं। इसी का पोलर फॉर्म में भी होता है फॉर्मूला। तो सब नॉर्मल ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो y इंटू वाई वन आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ठीक उसी तरह से 36 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि इफ साई बी द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। हम लोग इन जनरल क्या करते थे? स्लोप ऑफ द टैंजेंट लेते थे साई। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है तो टैन साई क्या होगा? तो ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है? स्लोप ऑफ द टैंजेंट देता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपसे टैन साई ही पूछा जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है साइन साई के बारे में कि साइन साई क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एस। एस क्या होता था? एस क्या होता था? एस हमारा होता था कॉर्ड लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क लेंथ को हम लोग एस कहते थे। और कॉस साई हो जाएगा डी एक्स बाई डी एस। डी एक्स बाई डी एस। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद कर लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ना सिर्फ इस मॉडल सेट के भरोसे मत रहिए। मॉडल सेट एक तरह का आपका क्या है? हिंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं तो साइन साई डी वाई बाई डी एस हो गया। तो ठीक उसी तरह से अगर आप चाहें तो अगर फाई फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर ओपी एंड टैंजेंट पीटी, ये पोलर कोऑर्डिनेट में हो गया। तो उस केस में आपका ये भी पूछ सकता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन में दे देगा कि फाई क्या है। फाई रेडियस वेक्टर जो होता था, जो ओरिजिन से होके जाता था, जिसको आप ओपी कहते थे और आर से रिप्रेजेंट करते थे। तो उसके और टैंजेंट के बीच में अगर फाई एंगल बन रहा है तो उस केस में साइन फाई का वैल्यू क्या होगा? तो आर इंटू डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डी आर बाई डी एस। और टैन साई का वैल्यू क्या हो जाएगा? टैन फाई का वैल्यू, तो टैन फाई का वैल्यू हो जाएगा आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारा डाटा एक तरह से नोट कर लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारा पिछला क्वेश्चन था 36 का ऑप्शन हो गया ए।
अब है 37 लेंथ ऑफ द पोलर टैंजेंट। तो लेंथ ऑफ द पोलर टैंजेंट ये सारा फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको एक जगह नोट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ द पोलर टैंजेंट होता है √1 प्लस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल, तो यानी कि नॉर्मल का लेंथ पोलर फॉर्म में आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक गड़बड़ क्या है कि पोलर नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है इस तीनों में से कोई नहीं है। लेकिन अगर ये मिसप्रिंटेड है, जैसे अगर यहां पे हो जाता सी में, अगर यहां पे हो जाता डी थीटा बाई डी आर की जगह पे डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होता ना, तो हमारा ऑप्शन सी सही होता। क्योंकि लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल होता है √r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। पर यहां पे क्या दे दिया है, डी थीटा बाई डी आर, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन डी कर रहा हूं। पर अगर आपको इसका आंसर जानना है तो बस इसके जगह पे डी थीटा बाई डी आर की जगह पे डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। अब कहता है लेंथ ऑफ द पोलर सब टैंजेंट। तो लेंथ ऑफ द पोलर सब टैंजेंट आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर, ये क्या हो गया बी, आर स्क्वायर इंटू सॉरी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। 39 40 में क्या है, 40 में है लेंथ ऑफ द पोलर सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ द पोलर सब नॉर्मल, तो इसका हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, ठीक है, डी आर बाई डी थीटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। अब यहां पे दिया हुआ है, अब होता क्या है ना कि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम आर और थीटा के फॉर्म में करते हैं, लेकिन उसी में एक कंसेप्ट आता है जिसमें हम 1/r को यू ट्रीट करते हैं, ठीक है। और तब उस केस में वहां पे जो फॉर्मूला है वो फिर u के फॉर्म में बदल जाता है। तो वही 41 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि u इज इक्वल टू 1/r देन डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू। तो देखिए आप कुछ मत करिए, u की जगह पे 1/r करके अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट हो जाएगा ना। तो पहले r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर r को थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो 1/r का क्या होता है, -1/r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा। तो जरूरी नहीं है कि आपने डेरिवेशन देखा हो तभी, कुछ क्वेश्चन आप अपने लॉजिक से भी बना सकते हैं। तो उस हिसाब से 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हमने क्या किया, बस u की जगह पे 1/r रख के डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी यू बाई डी थीटा, यू की जगह पे 1/r रखेंगे, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा। फिर है 42 कि अगर p इज इक्वल टू आर साइन फाई हो तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे जाके तो आपका ऑप्शन आता है यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि p इज इक्वल टू क्या है, आर साइन फाई, तो नीचे आप क्या करेंगे 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और 1/r को ही u कहते हैं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है पेडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज अ रिलेशन बिटवीन, तो पी एंड आर, ये तो ऑब्वियसली बात है कि पेडल इक्वेशन किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, तो पी एंड आर के बीच में होता है। कार्टेशियन इक्वेशन किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, तो एक्स एंड वाई के बीच में होता है। और पोलर किसके किसके बीच में होता है, तो आर और थीटा के बीच में होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन, पोलर एंड पेडल, ये तीन तो आपको पढ़ना ही है, ये तो आपको सिलेबस में भी है, ठीक है। अब क्या है कि ये क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर का है, ठीक है। जेंट्स का क्या पूछ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। 46 if a perpendicular be drawn from a fixed point on a variable tangent to the curve, the locus of the foot of the perpendicular is called first positive pedal. This is the definition of first positive pedal. अगर आपने पढ़ा होगा तो 46 जो है ये डेफिनेशन है, ये कुछ अलग से कुछ कंसेप्ट नहीं है। ये अब अगर आप जाके पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव पेडल, सेकंड पॉजिटिव पेडल, निगेटिव पेडल, पॉजिटिव पेडल, ये आपको बुक में मिल जाएगा। जब आप टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बाद जब कर्वेचर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सब डेफिनेशंस मिलेंगे। तो यहां पर ये जो दिया हुआ है ना कि इफ अ परपेंडिकुलर बी ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट टू द कर्व, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द फर्स्ट पॉजिटिव पेडल, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे। द पेडल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव
पेडल कर्व इज पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एफ आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एफ आर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि इफ पी आर थीटा बी एनी गिवन पॉइंट, पी आर थीटा बी एनी गिवन पॉइंट and let there be any other point Q on OP where O is the pole such that OP into OQ is equal to K square, then with regard to the circle of the radius K and center O, Q is called the inverse point। ये भी डेफिनेशन है, ये इनवर्स पॉइंट का डायरेक्ट डेफिनेशन ही दे दिया, आपसे उठा के पूछ दिया कि भैया इनवर्स पॉइंट किसको कहते हैं, तो ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद है पोलर इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। तो पोलर इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट देखिए आर थीटा में भी होता है और 1/r इज इक्वल टू यू होता है। तो जब आप उसका पोलर इक्वेशन लिखेंगे यू के फॉर्म में, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस यू डैश साइन थीटा माइनस अल्फा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, तो 50 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। तो यहां पर क्या है आपका, ये कैपिटल यू है, ये स्मॉल यू है, यू डैश अपॉन यू इज कैपिटल। तो पोलर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज बी यू डैश अपॉन यू इंटू स्मॉल यू और यू डैश इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस यू साइन थीटा माइनस अल्फा। ये आपका हो गया। 51 कहता है द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई फॉर एनी कर्व इज कॉल्ड। तो देखिए अब अगर आप इसको काउंटर करके भी बनाएंगे, जैसे बहुत बार होता है कि बहुत सारा टॉपिक छूट जाता है, तो देखिए पोलर होता है आर थीटा में या फिर यू थीटा में, पेडल भी आपको पता है पी एंड आर में, कार्टेशियन एक्स एंड वाई में। तो यहां पर एस जो कि कॉर्ड लेंथ, जो कि हाँ लेंथ ऑफ द आर्क होता है, और साई जो है वो एंगल मेड बाय द टैंजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग इक्वेशन। ये अगर 3 गलत हो गए तो चौथा ऑब्वियसली सही होगा। ठीक है, तो ये भी पढ़ना है, ये भी सिलेबस का है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। 52 है कि इफ रो बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व, इफ रो बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व देन रो इज इक्वल टू ds बाई डी साई। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ds बाई डी साई हो गया। 53 है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये तो सबको याद होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो रो इज इक्वल टू क्या होता था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, 53 का बी हो गया। फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। तो देखिए यहां पर क्या है ना कि एक तरीके से थोड़ा सा आसान भी इसलिए हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, और इस पेपर में चांस है पूछने का, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे अगर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ना पूछ के आपसे पूछ दिया कि दिया हुआ कर्व है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि सबसे फेमस है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, बोला इसका बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो वहां पे आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप नॉर्मली निकाल भी देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। उसी तरह से है 54 कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। तो पेडल फॉर्म होगा रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी। ठीक है, 55 है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म सब उसी का है, हमने क्या किया ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं। तो अगर आपको मेथड पता है तो आपको कोई एक भी याद है तो आप बाकी में जा सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म होगा रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर का पावर 3/2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r1r2, यानी कि ये देखिए ये सब एक ही इक्वेशन है, बस फॉर्म अलग अलग है। 56 है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टैंजेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टैंजेंट पोलर फॉर्म। तो टैंजेंट पोलर फॉर्म वही पोलर फॉर्म में ही टैंजेंट पोलर फॉर्म आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रो इज इक्वल टू p प्लस d2p बाई डी साई स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म और टैंजेंट पोलर फॉर्म अलग अलग है, आप सबको एक जगह नोट डाउन करके सबको फॉर्म के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर कहता है इफ एक्स एक्सिस इज अ टैंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन इज। तो आपका ओरिजिन पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब यही सब पूछेगा, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये अच्छे अच्छे एग्जाम में भी पूछता है। तो 57 है कि इफ एक्स एक्सिस इज अ टैंजेंट
एट द ओरिजिन टू द कर्व देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का बी हो जाएगा। अब क्या है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर दिया है, ठीक है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए आर। तो अगर आप यहां पे हम डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2p इज इक्वल टू ए इंटू डी आर बाई डी पी, यानी हमने p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी आर बाई डी पी क्या हो गया? तो डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 2p बाई ए, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो होता है रो इज इक्वल टू, अभी आपने देखा भी होगा, आर इंटू डी आर बाई डी पी। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला भी देखा है। तो आर इंटू डी आर बाई डी पी कहने का क्या मतलब हो गया कि आर इंटू 2p बाई ए, ठीक है। और आप p की जगह पे चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए आर, रूट अंडर ए आर और बाई ए। अब देखिए रूट ए तो इसको काट देगा तो डिनोमिनेटर में रूट ए हो जाएगा, और आर में रूट ए से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाई रूट ए इंटू आर टू दी पावर 3/2। आर का पावर 1 है, आर का पावर हाफ है, मल्टीप्लाई होके हो गया 2 बाई रूट ए इंटू आर टू दी पावर 3/2। अब आप खुद देख लीजिए कि यहां पे कोई भी आपका ऑप्शन जो है वो, ये तो देखने ही से गलत लग रहा है, 23/a²। तो ये टाइपिंग मिस्टेक कहिए या जो भी कहिए, तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे गलत हैं, ऑप्शन जितने भी गलत हैं वो सारे के सारे गलत हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका असली असली आंसर ये है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द कर्व r टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m cos थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मत निकालिए, बस इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर देना है कि अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करिएगा तो फिर ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा। ये कहा कि अगर ये कर्व है तो क्या होगा, तो ये कर्व ट्रांसफॉर्म होके इसमें बदल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 60 नंबर क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट आर थीटा ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज। तो देखिए ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगा के आप जब निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा a/2, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सब तो एकदम से याद रखिएगा, ये तो आपके बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाला है कि 2 रो साइन साई, 2 रो साइन साई। और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो गया? 2 रो साइन साई। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 2 रो कॉस साई, एकदम ठीक। उसी तरह से कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब देखिए अलोंग द रेडियस वेक्टर कहने का मतलब हुआ कि थ्रू द पोल, ठीक है। तो बहुत बार कि पोल के थ्रू क्या होगा, यानी कि देखिए जब आप कर्व बनाते हैं पोलर में, तो पोलर में जब आप कर्व बनाते हैं तो मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, तो यहां पर यही तो आर है और ये क्या होता है? रेडियस वेक्टर। तो पी आर थीटा ऐसे ही लिखते हैं ना, तो यही आपका रेडियस वेक्टर है जो कि पोल के थ्रू जाता है। अब उस केस में अगर आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होता है रो, तो ये निकालना चाहते हैं तो थ्रू द पोल का है, क्योंकि जो ये आपका रेडियस वेक्टर है ये पोल के थ्रू ही जाता है। तो इन जनरल बुक में आप देखेंगे कि आपको थ्रू द पोल ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये कुछ गलत नहीं है, ये टेक्निकली आपको टेस्ट करने के लिए है कि आप रेडियस वेक्टर के लॉन्ग, क्योंकि जल्दी लिखा नहीं मिलता रेडियस वेक्टर के लॉन्ग। तो जब आप 63 है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 2 रो साइन फाई, ठीक है। पोल ये जो है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में फाई और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग ले रहे थे साई। अब यहां पे क्या है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द रेडियस वेक्टर, ठीक है। यहां पर अलोंग द रेडियस वेक्टर है, यानी कि रेडियस वेक्टर के पैरेलल भी कहने की जरूरत नहीं है, रेडियस वेक्टर खुद ही बनाएगा। और फिर उसके बाद कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ठीक है। वो पैरेलल हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया।
तो अगर ये 2 रो साइन साई है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रो कॉस साई। ठीक है, अब यहां पर है 65 नंबर क्वेश्चन। इसके ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। अगर आपने ध्यान से सॉल्व किया तो आपका ये क्या हो जाएगा, 12th के क्वेश्चन के जैसे सॉल्व हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, सबसे पहले तो सेक एक्स और सेक 3x को हम पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 3x और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब जैसे ही यहाँ पे आप 3 पाई बाई 2 रखेंगे, कॉस 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो फॉर्म क्या आ गया, 0/0 का। तो आपने पढ़ा होगा एल हॉस्पिटल रूल, पूरा इंडिटरमिनेट फॉर्म का ना, पूरा एक चैप्टर ही है आपके सिलेबस में। तो जब आप इसको क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि 0/0 रिमूव नहीं कर जाए। तो cos 3x का क्या हो जाएगा, -3 sin 3x, और sin x का क्या हो जाएगा, -sin x। देखिए ये तो गया। अब अगर आप पाई/2 पुट करेंगे ना, तो अब ध्यान से देखिए, 3 इंटू साइन 3 पाई/2 यानी कि साइन 270 डिग्री -1 और साइन 90 1, कुल मिला के फाइनली आंसर क्या आ गया, -3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। अब ये 66 है, लिमिट x टेंस टू 0। अगर आप यहां पे 0 पुट कर देंगे तो 0 टू दी पावर 0, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं और सभी को केस वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। सभी को हम लोग क्या करते हैं, केस वाइज डिस्कस करते हैं। और तो ये हमारा कौन सा केस बन रहा है, 0 टू दी पावर 0 का। तो इस केस में आपको कहा गया था कि भैया आप क्या कीजिए कि सबसे पहले तो x टू दी पावर sin x को क्या मान लीजिए, y, और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, log। तो ये क्या हो जाएगा, sin x इंटू लॉग एक्स। अब जब आप इस पे लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 पे जा रहा है, तो हम इसका लिमिट निकालेंगे। तो असल में ये लिमिट निकलेगा log y का, और फाइनली जब log उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, जो भी इसका लिमिटिंग वैल्यू आया है वो हम ऐसे पुट कर देते थे। ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर sin x। तो जब आप इसको करेंगे तो 0 पे ही टेंड कर रहा है, तो साइन 0 0 और log 0 होता है इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी का केस हो गया। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसको चाहें तो log x बाई साइन एक्स कर सकते हैं। ठीक है, log x बाई cosec x कर सकते हैं या sin x बाई log x कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके फाइनली आपका इसका लिमिट आएगा 0, इसका लिमिट आएगा 0। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का लिमिट क्या आ जाएगा, 0। लेकिन वो किसका लिमिट होगा, log y का। log y टेंस टू 0, तो y टेंस टू ई टू दी पावर 0, जो कि हो जाएगा 1। और ज्यादातर केस में, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा यही आंसर आएगा, पर ज्यादातर केस में आप एक्सरसाइज भी बनाए होंगे तो आपको इस सब केसों में ज्यादातर 1 ही आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए 66 के बाद है 67। ठीक है, 66 के बाद है 67। 67 में क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई बहुत भारी नहीं है, log x बाई cosec x करिए और ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1/x इसका आ जाएगा, cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे ना, देखिए बहुत आसान है, आप करिए, इसमें का 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आपके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, 67 है, लिमिट x टेंस टू 0 fx बाई 5x। एज्यूम द फॉर्म 0/0। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन कहता है कि fx बाई 5x इज 0/0 का फॉर्म है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ फिर। अब कहता है एल हॉस्पिटल रूल इज यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो कभी ये यूज हुआ ही नहीं था, ये तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगता है। अब आ जाइए 69, तो 68 का बी हो गया 69। लिमिट एक्स टेंस टू 0 x माइनस tan x बाई क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। तो अब यहां पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है, तो ये भी कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0। जस्ट ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लिखाई है, लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। तो डिफरेंशिएशन करिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और नीचे नीचे क्या है, एक्स क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 3x²। अब सेक स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1/cos²x, तो ये क्या हो जाएगा cos²x माइनस 1 बाई 3x² इंटू cos²x। नहीं तो अभी भी ये क्या है, 0/0 का फॉर्म है। अगर आप अभी भी पुट करते हैं यहाँ पे तो 0/0 का ही फॉर्म है। तो आपका बस एक ही कंसेप्ट है,
अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन को आप लिख दीजिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है आपका, और एक्स स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक तरफ हो गया, और 1/3 कॉस स्क्वायर एक्स को आप एक तरफ रहने दीजिए। अब आप इसका लिमिट, क्योंकि अगर अभी आप डायरेक्ट पुट कर देंगे ना तो ये अभी भी 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो चूंकि आप जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 के केस में 1 होता था, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक तरफ हो गया, और ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस 0 वो भी 1 होता है। तो कुल मिला के इस हिसाब से आपका क्या ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस को भूलना नहीं है, 1/3, और वो तो 1 ही हो गया, तो 1/1, तो कुल मिला के क्या हो गया, -1/3 आपका सही ऑप्शन हुआ 69। ठीक है, 69 का क्या हो गया, ए। क्योंकि ये सब ना आसान क्वेश्चन है, आप इजिली इसको प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से है 70। अगर 70 में आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा लॉग, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स ले लीजिए, फिर लॉग y का मान निकाल लीजिए, तो x log x हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, पर log जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी का केस इंडिटर्मिनेट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको या तो आप नीचे x ले आइए, ठीक है, और नहीं तो आप इसको बदल दीजिए उस फॉर्मेट में, आप इसको लिख सकते हैं x/1/log, ऐसा लिख दीजिए, और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये फाइनली ये जीरो देगा। लेकिन ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये log y को टेंड कर रहा है जीरो पे, तो y कहां पे टेंड करेगा, e⁻0 पे, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बहुत बार ना कंफ्यूजन में 1 हो जाता है। तो अब उसके बाद क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos x टू दी पावर sin 2x, सेम प्रोसेस है, एकदम एक ही फॉर्मेट है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कि अगर एफ एक्स के पावर जी एक्स हो और वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, लॉग लेके बनाना है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos x का पावर sin 2x, तो इस केस में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1 है, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे ना तो फिर से वही आएगा। तो आप एक बार ना, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, एक दो क्वेश्चन बता दिया, आप उसी पे सॉल्व करो, कि आपको उसी तरह से सॉल्व करके और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, आपका काम कर जाएगा ये। फिर उसी तरह से क्या है 72 में क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स का पावर tan x है। ठीक है, तो साइन एक्स का पावर tan x है, आप इसको भी सॉल्व करेंगे 1 ही आएगा। आप चाहें तो मैं इसको दिखा सकता हूं आपको, साइन एक्स का पावर tan x, तो फिर क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में करते हैं, log y इज इक्वल टू tan x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि log ऑफ साइन एक्स ऊपर रहने देते हैं और tan x को नीचे लाएंगे, तो ये cot x हो जाएगा। x कहाँ जा रहा है, जीरो पे, cot जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और साइन जीरो जीरो होता है, log जीरो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस हो गया। तो यहां पर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/sin x, और साइन एक्स का क्या होगा cos x, और cot x का क्या होता है माइनस cot x इंटू cos x, तो cos x बाई साइन एक्स, तो इसको काट दिया, तो 1/cos x, तो ऊपर कहाँ 1 बाई, तो यहाँ पर क्या बचा -1/cos x, तो कुल मिला के क्या हो गया -sin x, और x जा कहाँ रहा है जीरो पर, तो कुल मिला के जीरो, तो ये log y भाग गया जीरो पे, तो y कहाँ जाएगा e⁻0 पे, तो क्या हो गया 1। ठीक है, तो 72 का क्या हो गया सी। 73 है 1/x टू दी पावर tan x, सेम 1 होगा। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन है 74, लिमिट x टेंस टू π/2 sec x टू दी पावर tan x। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे x टेंस टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर 0 का पावर tan 0, 1/0 इन्फिनिटी टू दी पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 का पावर 0 हो जाएगा, तो जो इंडिटर्मिनेट केस है। अब यहाँ पर क्या है, sec π/2 0 tan π/2 इन्फिनिटी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, किसको 74, तो 74 को सॉल्व करेंगे, लिमिट π/2 sec x टू दी पावर tan x। ठीक है, 74, तो ये हो जाएगा 1, tan x टू दी पावर cos x, tan x टू दी पावर cos x, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर जो है वो 1 ही आता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सभी का 1 आएगा, अगर इसी में कुछ कोफिशिएंट लगा रहता 2x 3x या कुछ ऐसा रहता जिसके कारण कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता कि उसके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म आते, पर अभी तक जो भी है वो इसमें हमारा 1 ही आया है। ठीक है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में
कुछ दिक्कत हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना। तो हमारा डिफरेंशियल का 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं इंटीग्रल का जल्द ही डाल दूंगा आप लोगों के पास, इसका जो जितना भी वीडियो है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम है। तो अच्छे से रिवीजन करिए और रिलेटेड क्वेश्चन सारे देख जाइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।